हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हो या फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हो। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का क्या क्या स्कोप होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस आते हैं और ये कॉल करके पूछते हैं कि इंडियन पॉलिटी को कितना डीपली पढ़ना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑन एवरेज कितने क्वेश्चंस हर एक साल आते ही आते हैं। इंडियन पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वेरी करता है। अगर हम लोग 2020 की बात करते हैं तो अराउंड 18-19 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि अराउंड 100 क्वेश्चंस के 1/5 हो जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू दोनों के एंट्रेंस एग्जाम में एमए पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस एग्जाम में जो 2021 में जो एग्जाम कंडक्ट किया कराया गया था, उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। और एक इससे ये भी चीज़ पता चल जाएगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे सिर्फ जेएनयू जाना है, इसलिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं फिल किया है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म फिल कर देने से कितना अच्छा होगा या कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपका एक टाइप ऑफ प्रैक्टिस हो जाता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन के स्टैंडर्ड से भी पता चल जाएगा कि क्या जेएनयू का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अच्छा है। तो एक कॉम्पैरेटिव वे में हम लोग सारी चीज़ों को देख लेंगे। हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं इसमें 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और सबसे पहले हम लोग जेएनयू का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए थे। और दूसरा इससे एक सवाल ये भी निकल कर जो अक्सर आता है कि इंडियन पॉलिटी को कवर अप करने के लिए कौन-सी बुक चाहिए? क्या लक्ष्मीकांत देखना है या सिंपल फॉर एग्ज़ाम्पल जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या सिर्फ बेयर एक्ट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से कवर अप हो जाएगा या क्या सुभाष कश्यप पढ़ना पड़ेगा? लक्ष्मीकांत आपके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि लक्ष्मीकांत थोड़ा-सा वॉल्यूमिनस हो जाता है, उसमें एंटायरली चीज़ें कवर अप की जाती है। दूसरा आपसे ये भी जो हम लोगों ने ये भी सोचा था आप लोग के साथ शेयर कर देने का, कि इंडियन पॉलिटी में भी किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, स्कोप ऑफ क्वेश्चंस। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से लेके क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हर एक साल एक्ट्स पास होते हैं पार्लियामेंट से उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके अलावा मैं बता दूँ कि एग्ज़ाम ट्रेज़ी की तरफ से स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज़ सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। डिटेल स्टडी मटेरियल होता है, टेस्ट सीरीज़ होता है और टेस्ट सीरीज़ जो है हम लोग जेएनयू के लिए डीयू, जेएमआई, पीएचयू, और आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद सबके लिए प्रोवाइड करते हैं। जेएनयू के लिए 10 सेट, डीयू, जेएमआई के लिए भी 10-10 सेट। तो टोटल और बीएचयू हैदराबाद के लिए 5-5 सेट्स। तो टोटल आपको 40 सेट्स मिल जाते हैं। प्लस इसके साथ ही आपको यूजीसी के पेपर्स प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रॉम 2004 से लेके 2021 तक का। तो इन सब के डिटेल्स के बारे में आपको जानना है, किस टाइप का स्टडी मटेरियल होता है, किस तरीके के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको कॉल या मैसेज करना है 8448878849। इसके अलावा जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा। तो उस गूगल फॉर्म को भी आप फिल कर दीजिए सो दैट हम लोग आपको कॉन्टैक्ट करके सारे इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जेएनयू के क्वेश्चन पेपर को। तो एक क्वेश्चन आया था कि इलेक्शंस टू राज्यसभा इन इंडिया फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम इज फॉलोड इन दिस रिगार्ड। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो इसी से अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि इंडियन पॉलिटी के जो यूनियन वाला जो पार्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन का जो पार्ट है, इसी से आपसे हो सकता है कि ये भी पूछ दिया जाए कि प्रेज़िडेंट के इलेक्शन में कौन-कौन सा इलेक्टोरल कॉलीग्स जो होते हैं, कौन-कौन से लोग होते हैं या उनकी इलेक्शन को कौन कंडक्ट कराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का या आप बोल सकते हैं राज्यसभा के चेयरमैन का, तो इनका इलेक्शन किनके द्वारा किया जाता है? प्लस हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर कहाँ पे रेज़ किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होता है, ओथ क्या लेकर होता है, तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी और एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपका आ जाता है आर्टिकल 315 वो देख लेना है। तो एक तो ये सिंपल है कि जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, वो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो पब्लिक सर्विस कमीशन हो जाता है, फाइनेंस कमीशन हो जाते हैं, तो उनके बारे में एजी ऑफिस हो जाता है, कैग हो जाता है। तो इनके बारे में आप लोगों को एक बार देख लेना है कि उनके रूल्स क्या-क्या हैं, फंक्शंस क्या-क्या हैं, कौन-कौन से आर्टिकल, कौन-कौन से फंक्शंस को लेकर एसोसिएटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूपीएससी के द्वारा जो एनुअल रिपोर्ट सबमिट की जाती है प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया को जो कि टेबल होता है पार्लियामेंट में, तो कौन से आर्टिकल के अंदर है या कौन से आर्टिकल के कौन से सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, तो वो आप लोगों को एक बार देख लेना है। थर्ड है व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विथ प्रेजेंटिंग ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पार्लियामेंट एवरी ईयर यानी बजट को लेकर। तो आर्टिकल 112 ठीक है? Which among the following statement is not correct evaluation of the Right to Information Act 2005 आरटीआई 2005 आरटीआई एक्ट जो है 2005 में स्टार्ट किया गया था। उस आरटीआई एक्ट जो है पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। सो दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन-सा करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग आपका आरटीआई? तो एंटी करप्शन मूवमेंट बाय लेबरर्स एंड फार्मर्स इन गुजरात वाज़ द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड इट। तो ये शायद आपका सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है? व्हिच इंडियन मिनिस्ट्री इज़ रिस्पांसिबल फॉर एग्रीकल्चरल ट्रेड रिलेटेड नेगोशिएशंस इन डब्ल्यूटीओ? तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि वर्किंग एंड फंक्शनिंग ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, तो उससे मिनिस्ट्रीज़ और इसके साथ-साथ डिपार्टमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जो बजट होता है, वो कौन-सा डिपार्टमेंट बनाता है, कौन-सा डिपार्टमेंट इनका काम होता है डेवलप करने का, एस्टीमेट बनाने का और क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, तो उसमें कौन से डिपार्टमेंट का कौन-सा स्पेसिफिक रोल्स होता है, रोल्स एंड फंक्शंस वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, वो चीज़ आपको याद रहना चाहिए। अब जैसे एक हो गया था कि टर्म जो है केशवानंद भारती केस में आया था और ये कौन से पार्ट को अमेंड कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन सीक्स टू रिस्ट्रिक्ट द पार्लियामेंट्स रिस्पांसिबिलिटी। इसमें आपको एक चीज़ ये भी देख लेना है कि कुछ-कुछ जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसमें मल्टीपल जजमेंट्स आए हैं, चाहे वो डॉक्ट्राइन को लेकर हो या सुप्रीम कोर्ट जजेस को लेकर हो या रोल ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो उसमें आपको देख लेना है कि कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट जजमेंट है। दूसरा उसमें देख लेना है कि उन जजमेंट का कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट है या उनका कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट सेक्शंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से जजमेंट में ये बोला गया है कि प्रेम्बल इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से जजमेंट में ये बोला गया है कि यू कैन अमेंड एवरीथिंग बट देन यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्राइन? बेसिक डॉक्ट्राइन स्ट्रक्चर की जब बात की जाती है, या कौन से पार्ट में बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स जो है, वो आपका एसेंशियल डॉक्ट्राइन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस टाइप की चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और दूसरा जो है कि कौन-कौन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो जजमेंट्स आए हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर द पुट्टस्वामी? तो ये आपका राइट टू प्रिवेसी या प्राइवेसी आप इसको बोल सकते हैं। 9 और ये 2017 में अपहेल्ड हुआ था, ठीक है?
और जो दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट सेगमेंट हो जाते हैं, जब भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, तो जजमेंट्स को भी रूप में जो भी रिसेंट जजमेंट हैं, चाहे वो आधार केस को लेकर हो, बैंक लिंकिंग अकाउंट्स को लेकर हो, ठीक है? या आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर हो, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया गया था रिगार्डिंग सीएए, तो उन सब के क्या-क्या इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं जजमेंट के द्वारा जो जब जजमेंट दिया गया था, तो कौन-कौन से इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स हैं, उन सबको देखना ज़रूरी हो जाता है। अभी which judgment has been most cited in the discussion on the colonial area of the sedition? तो केदारनाथ केस जो है सबसे ज़्यादा साइट किया जाता है, क्यों? ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट था। केशवनंदा भारती केस नहीं, तो जैसे इसमें आपको दे दिया गया है कि कॉलोनियल एरा सेडिशन लॉ को लेकर कौन-सा इम्पोर्टेंट जजमेंट था, वैसे ही आपसे ये भी पूछ दिया जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को लेके मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट कौन-सा है, या पीआईएल को लेके मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट कौन-सा है? तो एक आपको ये पता चल गया होगा कि इंडियन पॉलिटी के बारे में जब हम लोगों को देखना है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, यू आल्सो हैव टू लुक एट द और फंक्शनिंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। उनके कौन-कौन से डिपार्टमेंट हैं, कौन-कौन से मिनिस्ट्रीज़ हैं, कौन-कौन से मिनिस्ट्रीज़ का किन कौन-कौन सा रोल या फंक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी अगर कोई डिपार्टमेंट है, तो वो कौन-सा डिपार्टमेंट का कौन-सा रोल है। व्हेन नीति आयोग फोरम फॉर नी नॉर्थ ईस्ट वाज़ सेटअप, तो ये पूछा गया था कि ये कब सेटअप किया गया था? व्हेन वाज़ द फोरम फॉर सेटअप? ठीक है, तो फरवरी 2018 यानी मिनिस्ट्री। और इसमें आपको नीति आयोग का एक ये भी देख लेना है कि देयर आर वेरियस रिपोर्ट्स व्हिच आर बीइंग पब्लिश्ड बाय द नीति आयोग, तो उस रिपोर्ट को भी आप लोगों को देख लेना है। बहुत सारे इंडेक्स क्रिएट किए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो गवर्नेंस का इंडेक्स हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स हो, क्लीनलीनेस इंडेक्स हो, तो इंडेक्स को भी देखना ज़रूरी है। अगेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्टैट्यूटरी कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट, हू अमंग द फॉलोइंग इज़ द फाइनल अथॉरिटी इन डिसाइडिंग वेदर लोकसभा एमपी कैन बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द हाउस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन? तो स्पीकर ऑफ द हाउस। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन है कि रिस्पांसिबिलिटी टू रेगुलेट राइट टू सिटीजनशिप पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18, ठीक है? तो इस तीनों में आपने देख लिया कि ये जो क्वेश्चन है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं। बाकी हम लोग 19 20, 21 तीनों को एक साथ भी देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस में चेंजेज आए हैं। लेकिन एक चीज़ जो हम लोग को क्लियर हो जाती है, अगर इनसाइट्स की बात करते हैं, तो इंडियन पॉलिटी से जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, नॉट डिफिकल्ट, ठीक है? दूसरा, तो बेसिकली अगर हम लोग टोटल देखते हैं, तो 13 क्वेश्चंस जो है 2021 में क्वेश्चंस पूछे गए थे इंडियन पॉलिटी से, ठीक है? तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। दूसरा, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अ, और इसके साथ-साथ जो है आप ये बोल सकते हैं कि एक्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, जजमेंट से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, और फिर फाइनल फिफ्थ में आप बोल सकते हैं कि अमेंडमेंट जो अगेन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो अमेंडमेंट से भी क्वेश्चन्स आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है इस बार आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए रिगार्डिंग फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टेटहुड मिला है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्किम स्टेट कब बना? तो उसके लिए अमेंडमेंट जो की गई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या जेएनके जो आपका अमेंडमेंट हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, तो उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक ऐसा है जो हर एक स्टूडेंट कवर अप कर ही लेता है, तो वो उसमें नहीं सजेस्ट करना। लेकिन इसी में आप जैसे देख सकते हैं कि जो अक्सर हम लोग मिस कर जाते हैं, पार्लियामेंट के नंबर ऑफ सीट्स या कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ उसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर जो है फिक्स किया गया है, वो देख लेना है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो बहुत सारे जजमेंट्स दिए गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो एजुकेशन को लेकर हो, या फिर इमरजेंसी पावर्स को लेकर हो, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को लेकर हो, तो वो सबको भी एक बार देख लेना है।
तो आइए देखते हैं अब डीयू पॉलिटिकल साइंस में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और डीयू पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस पेपर्स को भी सॉल्व करना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप जेएनयू के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस पेपर इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये इससे पता चल जाएगा। लेकिन पहले ही क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन आ जाता है राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल 2012। तो इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है सीआईसी के बारे में भी जान लेना, उनके टर्म्स ऑफ कंडीशंस क्या हैं, किनके द्वारा रिक्रूट किया जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल को लेकर है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें यही पूछ दिया गया है। फॉर एग्जांपल पीआईओ हो जाता है आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन टू नॉन बीपीएल कैटेगरीज, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? तो लेकिन विदाउट पेमेंट आप अगर कोई डिमांड करता है तो वो जो है, वो उसको मना कर सकता है। यानी आपको अगर आप बीपीएल कैटेगरी में हैं तो आपको पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बीपीएल कैटेगरी में नहीं हैं, आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो भी फ़ी है वो देना पड़ेगा। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, तो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग आ गया है, आपको जेंडर बजटिंग भी अ, पता होना चाहिए कि जेंडर बजटिंग क्या है, इस तरीके से। तो बेसिकली दीज़ आर बजट टर्मिनोलॉजीज़, नथिंग एल्स। ठीक है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिलेशन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जैसा कि मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को देख लेना है। अब यहाँ देखिएगा तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के में इलेक्शन कमीशन के पावर एंड फंक्शंस को लेकर जो है क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द प्रोविजन ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 इनेबल्स मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। अब इसी में आपको एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी देख लेना पड़ेगा कि एनडीएमए के चेयरमैन कौन है, उनके क्या-क्या पावर्स हैं। और ये सिग्निफिकेंट भी इसलिए हो जाता है क्योंकि कोविड-19 के बाद एनडीएमए का जो पावर था उसको एनहांस किया गया, तो वो एक इम्प्लीमेंट किया गया था एन इमरजेंसी के रूप में। ये जो है नॉट नेशनल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, लेकिन जिस तरीके से पेंडेमिक फैला था तो एक आप बोल सकते हैं कि अ, एक काइंड ऑफ इमरजेंसी ही लग गई थी। व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ जन लोकपाल बिल, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको एक्ट्स देख लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे वो बिल हो, एक्ट हो, उन सबको देख लेना है। Which of the following provisions of Indian Constitution have been taken from the Weimar Constitution of Germany? Again, very significant. और यूजुअली हम लोगों ने ये भी देखा है कि इसमें मैच द फॉलोइंग के रूप में आ जाता है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से आया है, या फिर आप बोल सकते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिया गया है। तो ये सारी सारी चीज़ें जो है दे दिया जाता है, या अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजंस है वो कौन सी कंट्री से के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो अगेन इसमें आप बोल सकते हैं कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको देख लेना थोड़ा-सा ज़रूरी हो जाता है। और इसी में आपको ये भी देख लेना पड़ेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक हम लोग ने जेएनयू के पेपर को नहीं देखा है, लेकिन वे देयर वर वेरियस पोस्ट्स और कमिटीज़ व्हिच वर होल्ड ड्यूरिंग द अ, कैबिनेट असेंबली के टाइम में। तो कौन-कौन सी कमिटीज़ के कौन-कौन से चेयरमैन थे वो भी आप देख लीजिएगा। सिटीज़नशिप अमेंडमेंट मेड इल्लीगल, तो अगेन आपको ये भी देख लेना है कि सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है सीएए कब पहली बार अमेंड हुआ था, कौन-कौन सा प्रोविज़न, जो मैंने आपको अभी हम लोग ने जो डिस्कस किया था कि सीएए के बारे में भी देख लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और देखिए ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक आ ही गया है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगेन सिग्निफिकेंट हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ रहे हैं भागवती, तो उनका क्या रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो इम्पोर्टेंट या आप बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है? और डीपीएसपी में आपसे
ये भी अक्सर पूछ दिया जाता है कि डीपीएसपी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था और आपको ईयर दे दिया जाएगा या उसमें बोल दिया जाएगा कि किसके गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था या कौन प्राइम मिनिस्टर थे। वो एक आपको ओवरऑल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगेन आर्टिकल 18 तो किस चीज़ से डील डील करता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर में क्या-क्या है वो सारा इंक्लूड कर दिया गया है। तो आपसे अब क्वेश्चन यही पूछ दिया जाएगा कि जुडिशियल रिव्यू कौन से जजमेंट में आया है या सेक्युलरिज़्म कौन से जजमेंट में आया है, प्रेम्बल कौन से जजमेंट में आया है। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ वे एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगेन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ पे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया है, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगेन हम लोग अगर देखते हैं, तो डीयू के में भी आपके जो है 12 पूछे गए हैं, वहीं जेएनयू में जो है 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और एक चीज़ क्लियर हो जाता है कि रफली जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है और जो स्कोप है, इज़ सिमिलर फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जेएनयू। और दूसरा जो इनफैक्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो अगर हम लोग पैरामीटर्स के रूप में लेके चलते हैं, तो स्टैंडर्ड सेम ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं कि स्कोप क्योंकि जेएनयू का भी क्वेश्चन का जो स्कोप है काफ़ी डाइवर्स हैं और डीयू के भी काफ़ी डाइवर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब एडेड हुआ था, तो ये आप बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ गया है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया था जेएनयू में कि 21 से 18 कब किया गया है, यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पूछ दिया गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था। दोनों स्लाइटली डिफरेंट है। वहाँ कौन-सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का नंबर पूछ लिया गया था, यहाँ पे ईयर पूछा गया है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या ये आपके डायरेक्ट आर्टिकल्स से क्वेश्चन आ गए। वहाँ से पूछा गया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से आर्टिकल में है या कौन-सा आर्टिकल ये बोलता है कि आपको जो है एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स का बजट को टेबल करना है पार्लियामेंट में। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है? और अमेंडमेंट एक्ट्स को लेके जो है यहाँ पे सवाल आ ही गया है। और ये भी पूछ लिया गया है कि हाँ, कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कौन से प्रोविजंस हम लोगों ने बोरो किया है, ठीक है? एक्ट या बिल के बारे में क्वेश्चन आ ही गया है। तो रफली अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड है, दोनों का फ़ैमिलियर है। दूसरा एक चीज़ निकल के आती है कि इंडियन पॉलिटी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि रफली अगर मान लीजिए 13 क्वेश्चन है, तो मान के चलिए अराउंड 15 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इंडियन पॉलिटी से अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल आती है बुक को लेकर कि कौन-सा बुक इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इंडियन पॉलिटी के लिए जो लोग लक्ष्मीकांत प्रेफ़र करते हैं, अगर आप देखिएगा जो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आए हैं, वो उस स्टैंडर्ड की नहीं है जो उसके लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना पड़े क्योंकि लक्ष्मीकांत बहुत ही वॉल्यूमिनस बुक हो जाती है। हाँ, लक्ष्मीकांत का जो पहला 2-3 चैप्टर है आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही देख रहे हैं तो उसके आर्टिकल्स देख लेना है कि कौन-सा आर्टिकल क्या है, किस चीज़ को लेकर है। और इसी में आपके जैसे इस बार क्वेश्चन नहीं आया, हो सकता है 2022 में जुडिशरी को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इस तरीके से भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। और आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि अलग-अलग टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो, इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो। तो एक-एक करके हम लोग सारी चीज़ों को कवर अप करते चलेंगे। और आने वाले टाइम में हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि टॉपिक वाइज़ हर एक टॉपिक से कौन-कौन से एक्सपेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो सारा आपको मिलता रहे।
और एक बार मैं फिर बता दूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग 8448878849 इस पे कॉल या मैसेज करके आप अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। हम लोग जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर्स, इसके लिए आपको इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना है, एंड वी विल शेयर ऑल द डिटेल्स। इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में कमेंट कर दीजिए, and we'll try to respond as soon as possible. So we wish you all the best.